कभी सोचा है एक मासूम बच्चा अपने घर से खेलने को निकले और कभी वापस लौट कर ही ना आए। कुछ ऐसा ही हो रहा था नोएडा के निथारी गांव में, जहां एक एक करके महिलाएं, बच्चे और औरतें गायब हो रहे थे। पर ना तो वहां की पुलिस को इस बात की चिंता थी और ना ही इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। पर जब सच सामने आया, लोगों के होश उड़ गए। तो चलिए बात करते हैं निथारी हत्याकांड के बारे में। निथारी नोएडा में सिचुएटेड एक छोटा सा गांव है, जिसके एक तरफ तो स्लम है जहां मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास लोग रहा करते हैं, और उसी के दूसरे तरफ है सेक्टर 31 जहां गेटेड कम्युनिटीज या फिर हायर क्लास पीपल रहा करते हैं। सो बेसिकली बच्चे यहाँ से 2005 से नहीं बल्कि 2003 से गायब होना शुरू हुए थे, और इनके गायब होने की एक भी कंप्लेन नोएडा की पुलिस वहाँ रजिस्टर नहीं कर रही थी, क्योंकि जितने भी बच्चे वहाँ से गायब हो रहे थे वो सारे के सारे स्लम से थे, और स्लम में रहने वाले सारे लोग गरीब थे या फिर छोटे मोटे काम किया करते थे, इसलिए उनके बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता था। पुलिस उन्हें यह बोलकर भगा देती थी कि तुम्हारे बच्चे यहीं कहीं घूम रहे होंगे और 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। फरवरी 2005, रिम्पा हल्दर 14 साल की बच्ची अचानक से निठारी वाले एरिया से गायब हो जाती है, और जब उसके पेरेंट्स कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें हमेशा की तरह इस बार भी भगा दिया जाता है। फिर 1 महीने बाद कुछ बच्चे निठारी वाले एरिया में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और बॉल नाली में चले जाने के बाद उनमें से एक बच्चा बॉल लेने के लिए जाता है, और वो नाली में कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मिलता है एक इंसानी हाथ जो रिजेंबल कर रहा था एक छोटे बच्चे की हाथ की तरह। यह सुनते ही वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, पर इन्वेस्टिगेशन के बजाय 24 आई विटनेस को यह बोल दिया जाता है कि तुम सब इस बात को भूल जाओ। पुलिस ने इस बात को कवर करने के लिए ये कहा कि किसी इंसान का हाथ नहीं है, ये किसी जानवर का हाथ है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, तुम सब वापस अपने काम पर चले जाओ। निठारी जो जगह है वो डिवाइडेड है एक पॉश और एक स्लम में, और इसे डिवाइड करता था वही नाली जिसमें वो इंसानी हाथ मिला था, और नाली के ठीक पीछे था एक घर जिसका नंबर था D5। 7 मई 2006 नंदलाल जी की 17 साल की बेटी पायल सेक्टर D5 हाउस के पास से गायब हो जाती है, और जब नंदलाल जी अपने बेटी पायल के बारे में पूछताछ करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है एक ऑटो ड्राइवर का, जिसने पायल को सेक्टर D5 के पास में ड्रॉप किया था। और ड्राइवर को ये सब इसलिए याद था क्योंकि पायल ने उसे कहा था तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। बट काफ़ी देर हो जाने के बाद जब पायल वापस नहीं आती है तो ऑटो ड्राइवर चला जाता है उस घर के पास, बेल बजाता है, और वहाँ से निकलता है वहाँ का नौकर सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली उत्तराखंड से दिल्ली आया था काम ढूंढते हुए, और फिर दिल्ली में नोएडा के सेक्टर 31 के D5 हाउस में नौकर का काम किया करता था। और जब ऑटो ड्राइवर ने सुरेंद्र कोहली से पूछा कि पायल कहाँ गई, तो सुरेंद्र कोहली ने बोला कि पायल तो कब की यहाँ से चली गई। और जब ये बात नंदलाल जी को पता चली तो वो चले गए सेक्टर D5 हाउस के पास पूछताछ करने के लिए, पर वहाँ से कोई निकला नहीं। जब उन्होंने बेल बजाया तो थक हार कर वो चले गए पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी हमेशा की तरह कोई भी कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया गया। उन्हें हमेशा की तरह भगा दिया गया यह बोलकर कि तुम्हारी बेटी या तो किसी लड़के के साथ भाग गई होगी या फिर यही आसपास कहीं गई होगी, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। पर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी, वो चले गए वहाँ के SSP के पास कंप्लेन करने के लिए, और इस बार कंप्लेन रजिस्टर किया गया और SSP के कहने पर पूछताछ भी चालू कर दिया गया, और SSP ने इस केस को ढंग से जांच करने की ऑर्डर दी, और पुलिस को करना भी पड़ा। और सबसे पहले पुलिस ने पायल का फ़ोन ट्रेस किया, जिससे पता चला कि 7 मई की शाम तक इस घर में पायल का फ़ोन एक्टिव था।
और लास्ट कॉल पायल के फोन में सुरेंद्र कोहली का था। इसलिए पुलिस ने सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया बिकॉज उस वक्त सिर्फ वही थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था और उस समय बहुत ही ज़्यादा ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही थी, तो शायद यह भी पॉसिबिलिटी लगाया जा रहा था। और इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होती, सुरेंद्र कोहली को उसके मालिक और D5 हाउस के ओनर मुनिंदर सिंह पंडेर ने सुरेंद्र कोहली को छूट दिला दी और फिर से इस केस पर सबका ध्यान हट गया। इस घर में सुरेंद्र कोहली के अलावा एक और मेड माया रहती थी और मुनिंदर सिंह पंडेर कभी कभी वहां आता था सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करने के लिए। वो कभी कभी लड़कियों को बुलाता, कॉल गर्ल्स को बुलाता, रात भर उनके साथ रहता और सुबह सुबह उन्हें वापस घर भेज देता। सुरेंद्र कोहली अपने मालिक की बहुत पहले से मदद कर रहा था, तो शायद ये भी हो सकता है कि पायल को उस रात इसलिए ही बुलाया गया होगा और नंदलाल जी को डिफेम किया गया यह बोलकर कि बताओ तुम्हारी बेटी करती क्या है, तुमने ही उसे गलत कामों में लगाया है, विच बेसिकली मेंट कि पायल वॉज अ सेक्स वर्कर। नंदलाल जी ने काउंटर करते हुए कहा कि भले ही मेरी बेटी कुछ भी करती हो, वो हमारी मजबूरी है और इस रीजन के वजह से इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए या फिर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तब नंदलाल जी ने थक हार कर कोर्ट में जाने का सोचा और अब पुलिस को कोर्ट की तो सुननी ही थी। तब तक नंदलाल जी ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशंस कर रखी थी, जिससे पता चला है कि जितने भी महिलाएं, बच्चे और औरतें गायब हुए हैं उनकी लाशें सेक्टर D5 हाउस के पास में मिली थी। और अब पुलिस ने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया और वो पहुंच गए फिर से उसी नाली पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। और इस बार उन्हें और भी ज्यादा इंसानी हड्डियां मिली थी। 17 सेट्स ऑफ स्कल्स एंड बोन्स मिली थी, जिनमें से 11 लड़कियों की थे और ये सब हाउस नंबर D5 के पीछे मिले थे। और अब ये क्लियर था कि मुनिंदर सिंह पंडेर ने ही कुछ ना कुछ किया है। जैसे जैसे नालियां साफ हो रही थी और भी बॉडी पार्ट्स मिलते जा रहे थे और सारे के सारे पॉलिथीन बैग्स में लिपटे हुए थे। और जैसे ही पन्नी और बॉडी पार्ट्स मिलने की बात बाहर आई, ये बात वायरल हो गई न्यूज में और सभी को इसका आंसर चाहिए था कि आखिर नोएडा में हुआ तो हुआ क्या। इसलिए अब सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर को अरेस्ट कर लिया गया और 11 जैन 2007 को इस केस को CBI को हैंडओवर कर दिया गया बिकॉज ये कुछ भी नहीं बता रहे थे। बट पीपल वर नॉट रेडी। इनके कन्फेशन के बाद जो चीजें बाहर आई वो कोई भी नहीं सोच सकता था। इन सम एस्पेक्ट बोथ ऑफ देम वर मॉन्स्टर्स। 60 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी CBI के पास कोई सबूत नहीं था। हाँ, सारे बैग्स उनके घर के पीछे ही मिले थे, बट कोई ठोस सबूत नहीं था कि ये सारे के सारे कत्ल उन्होंने ही किए हैं। फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू कोहली का कन्फेशन 27 फरवरी 2008 को रिकॉर्ड किया गया और उसका कन्फेशन बहुत ही हॉरिफाइंग था। कोहली कई सारे लोगों को अपने मालिक के घर लाता था, उन्हें मारकर उनके डेड बॉडीज के साथ सेक्स किया करता था और बॉडी को ऊपर वाले बाथरूम में ले जाकर काट देता था और कभी कभी उनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स काट कर वो खुद रख लेता था और बाकी की बॉडी को प्लास्टिक बैग में बांधकर फेंक देता था। और जिन बॉडी पार्ट्स को वो अपने पास रखता था वो कभी कभी उन्हें पकाकर खाता था या फिर कच्चा ही खा जाता था। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। विनोद कुमार जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका ये कहना है कि जिस प्रिसीजन से बॉडी को काटा गया है उसके पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग का मोटिव हो सकता है, बट कोहली के कन्फेशन से कुछ और ही था। यहाँ केस बहुत ही मेसी होता जा रहा था और सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंडेर का मोटिव क्लियर ही नहीं हो रहा था। बट सवाल ये है कि घर में एक और मेंबर रहने के बाद भी किसी को पता ही नहीं चला कि इतने सारे मर्डर्स हो गए और ना तो किसी ने चीख सुनी, ना ही किसी ने देखा कत्ल होते हुए। और अकॉर्डिंग टू कोहली सारे के सारे मर्डर्स दिन के उजाले में किए गए थे। बट देन इन 2009 फरवरी सुरेंद्र कोहली को CBI ने डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी रिम्पा हल्दर के रेप और मर्डर केस के लिए। दिसंबर में दोनों को डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी इलाहाबाद कोर्ट की तरफ से, जिसके कुछ समय के बाद इन दोनों का नार्को टेस्ट कराया गया था, जिससे यह पता चला कि सारे के सारे मर्डर्स कोहली ने अकेले ही किए थे और मुनिंदर सिंह पंडेर का इन सब से कोई लेना देना नहीं था। नार्को टेस्ट से यह भी पता चला कि सारे के सारे मर्डर्स या तो चाकू से मारकर किए गए थे या फिर किसी बर्तन से मारकर किए गए थे।
और ये सब ट्रिगर हुआ जब किसी लड़की ने उसे नामर्द कह दिया था और उसने फिर इसे एक्सट्रीम कर दिया। उसने छोटे छोटे बच्चों को मारकर उसे खाना शुरू कर दिया। लॉयर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, यह बोलकर कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जबकि कोहली ने यह खुद कन्फेस किया था कि उन सभी लोगों को उसी ने मारा है। और लास्ट में द कोर्ट अनाउंस्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू कोहली अंडर IPC 364 एंड डेथ अंडर IPC 302 एंड अदर अक्यूज्ड मोनिंदर हैज बीन अक्यूज्ड अंडर 7 years इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 5। और अब वो अपने 7 साल की सजा काटकर बाहर घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सारे के सारे कत्ल सुरेंद्र कोहली ने अकेले किए होंगे, या फिर मोनिंदर सिंह पंडेर का भी कुछ ना कुछ इसमें हाथ रहा होगा? आपको क्या लगता है कोई भी नौकर अपने मालिक के लिए इतना वफादार रह सकता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपना मुंह न खोले या फिर शांत रहे, या फिर वो सारे के सारे कत्ल उसने अकेले ही किए हो? आपको क्या लगता है? आई रियली वॉन्ट टू नो, बिकॉज मुझे आपका ओपिनियन भी जानना है। एंड प्लीज़ कमेंट में अपने ओपिनियंस बता दे। एंड ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम इसी तरह की कहानियाँ सुनाया करेंगे, बेसिकली ट्रू इंसिडेंट बेस्ड कहानियाँ रहेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इसे और बेटर बना सके। सो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले एंड कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब कर लो और क्या। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।